Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी इस रिकॉर्डेड मैराथन के अंडर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक आज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप कंप्लीट कराऊंगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, काफी रिलेटेबल टॉपिक्स हैं, साथ में डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड आउटपुट, जो कि चैप्टर नंबर 11 है हमारी फ्रैंक बुक के हिसाब से। काफी ज्यादा क्रूशियल टॉपिक्स होने वाले हैं ये अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर के कोर्स में एनरोल नहीं किया तो फटाफट से जाकर एनरोल कर लो भाई, बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारा टाइम है, हम लोग बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10 सैंपल पेपर्स एंड 5 स्पेशल पेपर्स आपका वेट कर रहे हैं और ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा एट जस्ट 499 रुपीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के वीडियो में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 10 है ये हमारे आईएससी के सिलेबस का। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ये सबसे पहला कंसेप्ट लेकर आते हैं कि ये इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब क्या है? फर्म इज एन इकोनॉमिक एंटिटी व्हिच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कमोडिटीज दैट सेल टू अदर पीपल। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखो, जो हाउस होल्ड होता है, वैसे तो मैक्रो का कंसेप्ट है, नेशनल इनकम में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो जो हाउस होल्ड होते हैं ना, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए एक फर्म कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि मार्केट में सेल करती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब क्या? वो एंटिटी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी और उसको सेल करेगी एट अ मॉनेटरी वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही? फर्म कौन है? क्लियर हो गया। अब आते हैं फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करने। ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है? अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट व्हिच इज मैक्सिमाइज्ड ऑफ एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। किसी भी प्रोड्यूसर से अगर हम ये पूछेंगे बेटा कि आप इक्विलिब्रियम में कम हो, तो वो बोलेगा मैं इक्विलिब्रियम में तब मानूंगा अपने आप को जब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा हूं। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो तुम बोलोगे या तो मेरा सिलेक्शन एसआरसीसी में हो जाए, या मेरा आईएम्स में हो जाए, या मैं सीए बन जाऊं, या जो भी तुम्हारा एम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पर फर्म कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आ रही? बच्चे पढ़ी, चले आगे बढ़े। उसके बाद आते हैं कि ये प्रॉफिट क्या होता है मालिक। प्रॉफिट के बारे में भी तो कोई हमें बतलाए कि ये प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट का सिंपल सा लॉजिक है, जितना मैं रेवेन्यू कमा रहा हूं उसमें से मेरी कॉस्ट माइनस कर दो। प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेट्स से मैंने सामान को बेचकर 500 रुपए कमाए और उसको बनाने में 100 रुपए खर्च किए, तो 400 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट of profit that are high enough so that firms and industry are induced to remain in the industry and yet low enough so that new firms do not want to enter into the industry। ये बड़ा ही पेचीदी डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पर। क्या मतलब? नॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो इतना तो मिनिमम प्रॉफिट हो जिससे प्रोड्यूसर लगातार अपना बिजनेस कंटिन्यू करता चले, लेकिन इतना ज्यादा भी प्रॉफिट ना हो कि उसको देखा देखी और कंपटीशन बढ़ाने के लिए फर्म्स उसी सेम इंडस्ट्री में एंटर करने लग जाएं। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां देखो, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट को कई बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से भी डिनोट किया जाता है, या इकोनॉमिक प्रॉफिट के नाम से हम इसको बोलते हैं। तो यहां पर मैंने ये मेंशन किया है बिकॉज ये चीज कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है कि प्योर प्रॉफिट क्या होता है, तो बोल सकते हो उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? टीआर माइनस टीसी। कहीं कहीं इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी डिनोट किया गया है। चलो भाई, अभी हमको जो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, रूल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये दो मेथड से सीखना है एंड आइदर ऑफ द मेथड विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। या तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आपको सॉल्व करने के लिए आएगा टीआरटीसी अप्रोच से, या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा एमआरएमसी अप्रोच से। एक एक करके दोनों अप्रोचेस से मैं आपको ये पूरी कंडीशंस समझाने चल रहा हूं। तो चलो भाई, पहला मेथड आता है टीआर एंड टीसी अप्रोच। अब टीआर एंड टीसी अप्रोच आ रहा है तो तुमको एक काम करना पड़ेगा मालिक, जल्दी से करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज और मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकाल लो और डायग्राम बनाना शुरू करो भाई। ठीक है, चलें शुरू करें। कैसे बनाएंगे डायग्राम, आओ जरा देखते हैं। चलो भैया चलो, ये एक्स एक्सिस, देन वी हैव ओरिजिन
एंड देन वी हैव y एक्सेस। सबने मार्क किया। यहां पर आएगा आउटपुट, यहां आएगा आउटपुट और यहां आएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट और प्रॉफिट। टीआर में थोड़ा जगह कम है तो लिख देता हूं कॉस्ट और यहां लिख दिया प्रॉफिट। क्या बात सबको समझ में आ रही है? टीआर, कॉस्ट और प्रॉफिट। अब टोटल रेवेन्यू कर्व बना रहा हूं मैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड टेंडिंग लाइन है। दिस इज टोटल रेवेन्यू एंड देन हम टोटल कॉस्ट बना रहे हैं। दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू बनाया एंड देन हमने टोटल कॉस्ट बनाई। अब जरा पॉइंट मार्क करो सारे बच्चे। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, इसको हम आउटपुट एल से डिनोट कर देते हैं। देन हम इस पॉइंट को ले लेते हैं लेट्स से डी और फिर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं एन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रखना एक बात दिमाग से, जब रेवेन्यू और कॉस्ट में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब इन दोनों पॉइंट को भी मार्क कर दो भाई। चलो मार्क कर दो, लेट्स से सी और इस पॉइंट को बोल देते हैं अपन लोग ई। ये क्या है? ये है मैक्सिमम प्रॉफिट। ये क्या है मेरी जान? मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। और इसको बोल देते हैं एम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे डायग्राम बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है मान लो, तो उसके 2.5 नंबर मतलब 50% ऑफ द मार्क्स इज डिनोटेड टू द डायग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब डायग्राम में याद रखना कि टोटल प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट हमारी फ्रैंक की किताब में बताया है। तो कैसे बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट? आओ मेरे साथ बनाओ। दिस इज टीपी। सबने मार्क किया? आओ समझते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। जिस पॉइंट पर टीआर और टीसी बराबर होते हैं, जैसे कि पॉइंट बी हो गया, पॉइंट डी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस होने जा रहा है। मतलब जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। इसको क्या बोल सकते हैं आप? इसको मार्क करके लिखोगे, इसे क्या बोल सकते हैं? मैं तो यहां लिख दे रहा हूं, वैसे आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। इसे बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम कहां पर है? ये जो एरिया है सीई है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? ओएम है। जब भी आप किसी भी कंसेप्ट को समझेंगे, आंसर क्या लिखकर आना है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मगर डायग्राम समझते हैं ना, अच्छे से समझते हैं जरा। अगर समझो ये ओएल आउटपुट पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक क्या सिचुएशन है, यही तो आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके आओगे। अगर यहां से यहां तक की सिचुएशन देखें तो यहां पर कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। कॉस्ट ज्यादा है बाबू और रेवेन्यू कम है। जो कॉस्ट ज्यादा होती है, रेवेन्यू कम होता है, तो ये लॉस की सिचुएशन है। मतलब ये सिचुएशन जो है ये क्या दर्शाती है? ये लॉस बताती है। फिर बियॉन्ड ओएल आउटपुट एंड अप टू ओएन आउटपुट, मतलब यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, इसलिए ये जो एरिया है पूरा, ये कौन सा एरिया है? ये प्रॉफिट का एरिया है। ये मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम डायग्राम में मत बना के आ जाना जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जो नोट्स दूंगा वही फाइनल बना के आना, ठीक है। ये प्रॉफिट का एरिया। मैक्सिमम प्रॉफिट ओएम पर क्यों है? इस वाले आउटपुट पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों है? अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। अच्छा, अब तुम्हारे ख्याल आएगा कि ओएन आउटपुट के बाद क्या होगा, इसके बियॉन्ड क्या होगा? इसके बियॉन्ड टीसी ज्यादा है, टीआर कम है, मतलब कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, मतलब अगेन इसके बाद लॉस वाला कंडीशन वापस से चालू हो जाएगी। मतलब बियॉन्ड ओएन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर शुड नॉट प्रोड्यूस। क्या बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया? एग्जाम में क्या लिख कर आने वाला है? मैंने तुम्हारे लिए पूरा आंसर लिखा है। एक्सप्लेनेशन क्या है? लिख रहा है अ फर्म विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट विद द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा? जहां पर टी और टीसी के बीच पे डिफरेंस मैक्सिमम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको जूम आउट जूम इन कर दूं ताकि सब बच्चों को पढ़ने में इजीली लगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इन द अबव फिगर एक्स एक्सिस कैरीज आउटपुट एंड वाई एक्सिस कैरीज टीआर, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो आपको बताना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। टीआर कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज़ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट एट द सेम प्राइस। टीआर एक स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि फर्म जो है वो हर आउटपुट को सेम प्राइस पर ही सेल करता है। शॉर्ट रन टीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। कहां से स्टार्ट होता है? पॉइंट ए से टीसी कर्व, ठीक है ना भैया।
उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन द वाई एक्सिस इट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग इंडिकेटिंग टीसी वेरीज विद आउटपुट, मतलब कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। इट इज कॉनकेव डाउनवर्ड इनिशियली एंड कॉनकेव अपवर्ड सब्सिक्वेंटली, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड है मतलब कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर कॉनकेव अपवर्ड है मतलब कॉस्ट तेजी तेजी से बढ़ रही है। फिर क्या लिखा है, अप टू ओएल लेवल ऑफ आउटपुट, जो मैं एक्सप्लेन किया वही बात है, अप टू ओएल लेवल ऑफ आउटपुट टीसी कर्व लाइज अबव द टीआर कर्व, टीसी ज्यादा है टीआर कम है, इसका मतलब यहां पर लॉस हो रहा है, जो कि हमने ये सिचुएशन में आपको बताया। उसके बाद क्या लिखा मैंने, व्हेन फर्म प्रोड्यूसेस ओएल लेवल ऑफ आउटपुट TR इज इक्वल टू TC, मतलब ओएल लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा है, ये वाला, यहां पर TR इक्वल टू TC है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है। Therefore, producer is neither incurring profits nor losses. This is known as break even point. क्या मैंने आपको ये बात समझाई? ऐसे तुमको एक्सप्लेनेशन लिख कर आना, ये इसीलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान। Beyond OL level of output, firm begins to earn profit till output reaches ON level of output. ये यही बोल रहा है, Beyond OL up to ON, इसके बाद क्या है, प्रॉफिट वाला जोन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम प्रॉफिट लाइज बिटवीन OL एंड ON लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, मैक्सिमम प्रॉफिट इन्हीं के बीच में लाए करता है। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, एट OM लेवल ऑफ आउटपुट द डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC इज ग्रेटेस्ट। अभी क्या बोल रहे हैं, जो ON लेवल ऑफ आउटपुट है, OM लेवल ऑफ आउटपुट जो कि इस वाली बात को सिग्निफाई कर रहा है, इस वाली बात को सिग्निफाई कर रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। The total profit earned at OM level of output are equal to CE. Thus, OM is profit maximizing level of output. Beyond OM level of output, again producer will incur loss. यही सेम जो मैंने तुम्हें समझाया, वही पेपर में तुमको as it is लिख कर आना है। साथ में limitations of TR and TC बच्चा छोड़ के जा रहा है पेपर में। भाई मत छोड़ के जाओ, छोड़ के तुम्हें तो वो चली गई। अरे सर कहां पर्सनल बात है, आओ देखो अब TRTC की लिमिटेशन क्या है। मैं आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो ना पढ़ाया गया हो, लेकिन तुम्हें ये मेरी बात एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जिस दिन बैठे होगे तो मेरी शक्ल तुम्हारे सामने आ रही होगी कि हाँ शुभम सर बोल रहे थे कर लो भैया कर लो, हमने नहीं किया। भाई सुनो लिमिटेशन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट ग्लैंस द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC। यार डायग्राम को देखकर एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आता है कि TR और TC की मैक्सिमम डिस्टेंस किस जगह पर है, तो एग्जैक्ट पॉइंट को पता लगा पाना मुश्किल है। दूसरा, इन दिस मेथड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी नोन इजीली फ्रॉम द डायग्राम। कितने प्राइस पर सामान बेचा जा रहा है इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, तो प्राइस का पता लगाना पाना ही मुश्किल है। और एक बात याद रखना, इस पॉइंट पर तुम एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर देना, क्योंकि हमारी किताब में बना हुआ है। मैं आपको समझाते समय ये डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया है, पर फाइनल डायग्राम नोट्स में आपको दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं को। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया कि TRTC अगर होगा तो क्या लिख कर आओगे। TRTC अप्रोच में डायग्राम बताएंगे, आप पूरा एक्सप्लेनेशन करके आएंगे और साथ में लिमिटेशन भी बताकर आना ही आना है मेरी जान। क्लियर है, बढ़े आगे सब बच्चे। अब आते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अगले अप्रोच की तरफ, जिसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम लोग MRMC अप्रोच भी कहते हैं। और जहां तक मुझे इस साल लग रहा है कि यह अप्रोच आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस में या केस स्टडी के फॉर्म में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं मेरी जान ये क्या बोलता है। सबसे पहले अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के ऊपर आए तो 3 रूल लिखाए हुए हैं। ये मेरे भाई 3 रूल क्या हैं, आओ समझते हैं। पहला रूल, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि इन शॉर्ट रन अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट रन में किसी भी फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए अगर उसका जो AR मतलब जो प्राइस है, शुड बी मोर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं या उसके बराबर मैं प्राइस रख रहा हूं, तभी मुझको प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, आसान भाषा में, लेट्स से तुमने जूस की दुकान खोली, ठीक है ना, जूस की शॉप है, और तुम लेट्स से वो कौन सा जूस होता है, मैंगो का जूस बेचते हो। तुम जूस बेच रहे हो लेकिन तुम्हारा मैंगो की ही कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही है, तो तुम्हें बिजनेस नहीं करना। कम से कम जो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है वो तो रिकवर होना चाहिए। यहां पर इसको दूसरी तरीके से बोल रखा है, TR शुड बी मोर देन इक्वल्स टू TVC। इस कंडीशन के ऊपर 100% 100% आपसे क्वेश्चन MCQ में पूछा जाएगा।
100% आएगा ही आएगा कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पर प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हारा आंसर होना चाहिए जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस हो, या टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल्स टू और मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही? पहली कंडीशन एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं उतरी भाई? अगली कंडीशन देखो मेरे भाई, क्या है अगली कंडीशन है? एमआर शुड बी इक्वल्स टू एमसी। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों जहां पर बराबर होंगे वहीं पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा। अगली रूल नंबर 3 कि जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो हमेशा हमेशा क्या होता है भाई? हमेशा ये सोचे कि उसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है रादर देन मिनिमाइज करना है। ठीक है, बराबर है कि नहीं है? तो इंश्योर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मिनिमाइजेशन। तो ये 3 रूल तुमको पेपर में लिखकर आने ही आने हैं, और इस साल ये 3 रूल आपसे एमसीक्यू कॉम्पिटेंसी केस बेस में फंसाएंगे ही फंसाएंगे तुम्हें मेरी जान। चलो आओ देखते हैं, लेकिन पेपर में फंसाएंगे, हम थोड़े ना फंसने वाले हैं। हम बोला ना शुभम संभाल लेगा, तो काई का लोड लेते तुम। चलो भैया, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का अपन लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे सर कैरी मिनाटी है क्या आप? नहीं भैया, मैं शुभम जगदीश। चलो भाई, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, फिर बनाते हैं अपन लोग आउटपुट। बहुत आसान डायग्राम है। और दूसरा है प्राइस। ठीक, चलो भैया, ये एमआर, ये एमसी। एमसी क्या बोल रहे हैं सर? अरे यार मार्जिनल कॉस्ट भाई। चलो भैया, कंडीशन समझते हैं और क्या सिचुएशन है। नाम रख ले, नाम, ये P है, ये R है, ये K है, ये Q0 है, ये Q1 है। अब एक बात समझो बाबू, एक बात समझो। पहली कंडीशन, MR शुड बी इक्वल्स टू MC होना चाहिए। तो MR इक्वल टू MC तो इस पॉइंट पर भी है, MR इक्वल टू MC भाई इस पॉइंट पर भी है। अगली कंडीशन मैं तुमको बता रहा हूं, जो यहां लिखा नहीं है, मैं कहूं तो लिख दूं। एक कंडीशन और यहां लिख दूं, MC शुड बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलना चाहते हैं कि MR शुड बी इक्वल्स टू MC एंड MC शुड बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा? जहां पर MR और MC बराबर हो, और MC शुड बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इस पॉइंट पर MC राइज हो रहा है, इस पॉइंट पर MP फॉल हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब बच्चों को डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कहां होगा? बताओ। At OQ1 producer will be in equilibrium because at this point all the conditions are being satisfied. What? MR is equals to MC and MC is rising at the point of equilibrium. सर चिल्लाओ मत सर, कान में दर्द होता है। अरे जोश में आ जाते हैं यार, क्या करें भाई। चलो आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम में लिखकर क्या आना है। ओहो हाँ, ये बताओ सर, ये आप एक्सप्लेनेशन लिख कर आएंगे, मैडम कहेंगी ओ माय गॉड कहां से पढ़ रहे हो तुम। अरे कोई टीचर तो समझ जाएंगे कि मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हारे फर्जी नंबर काट देंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, बोर्ड में कौन नंबर काट पाया है भाई। ठीक है ना। अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है कि सर पता है मैम पढ़ाती आपके ही नोट से हैं या आपकी किताब से ही, लेकिन जैसे ही उनको पता चल जाता है कि मैं आपसे पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, वो पता नहीं क्यों मुंह बनाने लगते हैं। अरे हंसा, जेलसी बोलते हैं इसको। दोज हु कांट compete, they just follow you। ठीक है ना। तो जेलसी इज द सिंपल टर्म्स में मैं बोलूं तो ये तो आ ही जाता है, क्या करें। जहां पर कंपटीशन नहीं है वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, जैसे आपको पता होगा राजीव सर अपने यहाँ साथ पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर के साथ अभी आपकी मीटिंग होने जा रही है, ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं आपके साथ। दे आर फेनोमेनल गुड टीचर्स, दे टेक एवरीथिंग एट अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, बट दे आर फ्यू जो तुम्हें कभी कभी बोलेगा कि नहीं नहीं ये गलत है ये सही है। तो टेंशन मत लो, तुम सही हाथों में हो और तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। तुम बस आंख बंद करके फॉलो करो, तुम्हारे सीनियर्स ने, उनके सीनियर्स ने और उनके सीनियर्स ने और उनके सीनियर्स ने भी यही किया है, तो उनको भी पता है कि शुभम संभाल लेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अहंकार नहीं, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि शुभम संभाल लेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साथ साथ पढ़ो, पढ़ते हैं ना यार, क्या करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना अगर कि तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है। अब in the above diagram x axis carries output whereas y axis carries price, ये भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। Similarly, producer will be in equilibrium when MR is equals to MC, जिसके बारे में बताया मैंने, and MC should cut MR from below।
MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ये क्या है? MC जो है वो MR को नीचे से कट कर रहा है, ऊपर से नहीं। या इसी बात को लिख सकते हो MC शुड बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? इन द अबव फिगर MR equal to MC at 2 points R and K corresponding to 2 levels of output, that is OQ0 and OQ1. Up to OQ0 level of output the firm is incurring losses. Up to OQ0 क्या हो रहा है भाई? देखो, मतलब यहां से लेकर यहां तक कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, मतलब ये सिचुएशन क्या है? लॉस की है। ये सिचुएशन क्या है? रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, प्रॉफिट की है। फिर ये सिचुएशन किस चीज की है? लॉस की है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या लिखा है? The firm is incurring losses at OQ0 level of output. The firm is neither earning profit nor incurring losses. Hence, point R is the break-even point. Point जहां पे MR और MC बराबर है, वहां से क्या बोलेंगे? Break-even point. Beyond OQ0 level of output, producer is earning profit. That means MR is more than MC, जिसके बारे में मैंने अभी बताया. At OQ1 level of output, producer will be in equilibrium since both the conditions are satisfied. वाह, good. क्या बात है? चुम्मी ले लो भाई, चुम्मी। आहा, ये लो चुम्मी। क्या आंसर लिख कर आया भाई? स्टार दे देंगे, स्टार। ठीक है, बात सबको समझ में आई? एट OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। काहे को? यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब MR is equals to MC and MC cut MR from below और MC is rising at the point of equilibrium। क्या बात कर रहे हैं सर? चैप्टर खत्म? जी हां भाइयों बहनों, चैप्टर खत्म होता है यहां तक। और ये था हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 10। जल्दी से जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नोट्स डाउनलोड करो, बढ़िया बढ़िया पढ़ना शुरू कर दो। तो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि जितने भी नोट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अवेलेबल करा रखे हैं फॉर एवरीबडी। तो मैं करना क्या है, मेरी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है और आपको उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये सारे नोट्स जो मैं यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। जाकर डाउनलोड कर लो एंड यूटिलाइज इट। चलो भाई, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी आज की पढ़ाई। हम बात करेंगे आज कार्डिनल एनालिसिस के बारे में और मैं ऑर्डिनल एनालिसिस के बारे में। तो एक बात बताते हैं, कार्डिनल का मतलब एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर किसी चीज को नंबर्स में व्यक्त किया जा सके उसको हम लोग कार्डिनल एनालिसिस बोलते हैं। आओ जरा देखते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो बाबू तुमको देखनी पड़ेगी वो क्या है, आओ जरा देखें। सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी। ये मैंने एक्सक्लूसिव नोट्स आपके लिए हैंड रिटन रखे हुए हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। यूटिलिटी का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सके वो यूटिलिटी है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। जैसे मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी मेरे लिए यूटिलिटी है। और यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। क्या क्लियर है ये बात? अब आते हैं हम लोग, ये टोटल यूटिलिटी क्या है? अगर मैंने कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंज्यूम किया, उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंज्यूम करने से जो मुझे टोटल सैटिस्फैक्शन डिराइव होगा उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे। सिंपल। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है बेटा? और समझो, इट रेफर्स टू टोटल सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पिया और उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद जो मुझे टोटल सैटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है हम उसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे। एकदम समझ में आ रही है बात? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब कंपैरिजन। चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, अगर मैंने बोला मैंने एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पी और मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, मैंने दूसरी ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पी और मुझे 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटीज इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पहले 10 फिर 15, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5 यूटिल जो आएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा। आओ जरा देख लेते हैं। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। लिखते कैसे हैं? TUN माइनस TUN माइनस 1। इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हो आप, चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। इससे भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकाला जा सकता है। चलो बच्चा पार्टी शेड्यूल देखते हैं। TU से MU निकालते हैं और इनका रिलेशनशिप समझते हैं। अरे सर रिलेशनशिप के बारे में बात क्या करो सर, उसकी याद आ जाती है। अरे छोड़ दो आप, तुम इधर ध्यान दे लो बेटा। अच्छा हाँ सर सही कह रहे हो आप। आओ भाई देखते हैं। जैसे मैंने एक शेड्यूल लिया है बच्चा पार्टी जहां पर 0 यूनिट्स पर 0 टोटल यूटिलिटी है, देन 1 पे 10, 2 पे 17, 3 पे 21, 4 पे 22, 5 पे 22 एंड 6 पर 19।
अब एमयू कैसे निकालेंगे? 0 पे तो डैश लगा दिया, देन 10 माइनस 0 इज 10, 17 माइनस 10 इज 7, 21 माइनस 17 इज 4, 22 माइनस 21 इज 1, 22 माइनस 22 इज 0, 19 माइनस 22 इज माइनस 3। ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आओ बच्चा देखते हैं। फटाफट से मैं बनाकर आपको दिखाता हूं। दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, यहां पर है बच्चा पार्टी यूनिट्स, और यहां पे है टीयू स्लैश एमयू। देखो बेटा, ये तो हो गया टीयू, और जहां पर टीयू मैक्सिमम होता है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। आप फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप में क्या लिखे, आओ देखते हैं। एज लॉन्ग एज mu is positive, tu is increasing। ये वाला पॉइंट समझे हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं जब तक mu पॉजिटिव है तब तक tu बढ़ रहा है। दूसरी बात, when mu is 0 tu is maximum। जिस पॉइंट पर mu 0 हुआ उस पॉइंट पर tu मैक्सिमम हो गया। तीसरी बात, when mu is negative tu falls। जैसे ही mu नेगेटिव हुआ वैसे ही tu फॉल होने लगा। यही तो हम यहां पर भी देख सकते हैं। जब तक mu पॉजिटिव है मतलब 0 से पहले तक, तब तक tu बढ़ रहा है। जब mu 0 हुआ tu मैक्सिमम हुआ, जब mu नेगेटिव हुआ tu फॉल करने लगा। क्या आपको यह रिलेशनशिप आंखों के रास्ते दिल में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चले भैया बढ़ जाए अगले टॉपिक पर। आओ भाई अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं। जैसे मान लो आपको लगी है भूख, और मेरा जैसे फेवरेट खाना बटर चिकन है। आपका क्या है आप भी मुझे बताइएगा, और खाने के ऊपर किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो पहली बात तो है, जैसे कि मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है। जैसे ही मैं बटर चिकन खाता हूँ मुझे लगता है वाह भाई वाह, मजा आ गए मजे। फिर उसके बाद और खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा, खाता चला जाऊंगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसी बात को हम लोग अंग्रेजी में बोल दें तो मैम हमारी खुश हो जाएंगी, और मैम को खुश करना किसका काम है? हमारा काम है। आओ जरा देखते हैं। अगर हम इस बात को समझें तो यहां लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। ये लिखना बहुत जरूरी है। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज mu goes on डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे मेरी mu फॉल होती जाएगी। अगर मैं तुमको एक बात बताऊं ना, ये हमारी इकोनॉमिक्स की किताब है। इस इकोनॉमिक्स की किताब में इस बार हमने ये किताब स्पार्टन्स में या फतेह में जो बच्चे एनरोल करते हैं उनको मिलेगी। इसमें ना हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ है क्या पता है यार? एग्जाम में आंसर लिखना कैसे? प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर दैट रीजन हम ये आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप एग्जैक्ट कट टू कट समझ जाएंगे कि आंसर लिखना कैसे है भाई, ठीक है ना? इसलिए स्पार्टन्स का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनरोल कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, वैसे भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मैंने सारी चीजें लिस्ट कर रखी है, बिल्कुल एनरोल करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगर जब भी हम लॉ पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक आएगा इसका अजम्पशन। बिना अजम्पशन के कोई लॉ बन ही नहीं सकता। तो लॉ है तो अजम्पशन होगा। अब मैं इसके अजम्पशन बताऊं, तुमको मजा आ जाएगा। पहला अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या? पागल नहीं होना चाहिए। पागल का मतलब क्या है? जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, जब वो खाना खाना शुरू करते हैं उनका पेट ही नहीं भरता है भाई। वो खाना खाते चले जाते हैं, कहते हैं और भूख लग रही, खाना खाते चले जाते हैं और भूख लग रही है। आम इंसान कैसा होता है? खाना खाएगा पेट भरेगा। मतलब कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। दूसरा, जो भी हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं अगर पराठे खा रहा हूं, पनीर के पराठे, ओहो मजा आता है बहुत। पनीर के पराठे खा रहा हूं, मान लो मैं पनीर के पराठे खा रहा हूं, एक नॉर्मल साइज का पराठा खाया और जे एक अगला इतना बड़ा बड़ा खा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली होमोजीनियस, मतलब एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तीसरा, स्टैंडर्ड कमोडिटी, मतलब हमारे यहां अगर एक कप में चाय पीते हैं, तुम्हारे यहां एक जग में चाय नहीं पीना चाहिए। स्टैंडर्ड कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहिए। और अगली बात है यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी इज मेजरेबल का मतलब क्या होता है? जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सके, उसका सेटिस्फैक्शन हम मेजर कर सके इन टर्म्स ऑफ नंबर्स।
अगला, देयर शुड बी नो टेस्ट इन प्रेफरेंस। भैया क्या हो रहा है, कोई भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब एक पल को मैं बोलूं कि मुझे बटर चिकन खाना है, अगले पल बोल दूं कि नहीं नहीं मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात क्या बोल रहे हैं, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप खाना खाने बैठते हो लगातार 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप खाना खाते ही है ना। ऐसा तो नहीं कहते कि एक रोटी अभी खाई, एक रोटी 2 घंटे बाद खाएंगे, ऐसा कभी करके देखो घर में, मम्मी जो बताएंगी तुमको, ओहो हो। आगे बढ़ते हैं, नो टेस्ट इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिमांड में पढ़ चुके हैं। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो हमारी परचेजिंग पावर है, जिस पैसे से हम जो कमोडिटी कंज्यूम कर सकते हैं, वो परचेजिंग पावर भी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये अजम्पशन आएंगे ही आएंगे। अब कुछ बच्चे होंगे एकदम शूरवीर, वो निकलेंगे कहेंगे नहीं हम सारे पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, हम तो कोई 3-4 पॉइंट पढ़ के जाएंगे। और फिर यही बच्चे बाद में बोलेंगे सर पता है जो मैं छोड़कर जाता हूं वही पेपर में पूछ लिया था। अरे नहीं भाई, तुम इग्नोर कर रहे हो, और उसको इग्नोर मत करो, सारे पॉइंट तुम्हें समझ में आने चाहिए। अब देखो, अगर कभी भी तुमसे कोई लॉ पूछे तो तुमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है। जैसे ही तुमने स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख लिया, तुम्हें वो लॉ किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है वो बताना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने अजम्पशन लिख लिया, फिर शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। तो अगला हेडिंग आएगा शेड्यूल। शेड्यूल अभी हम लोगों ने सेम ड्रॉ किया है, सेम डायग्राम बनाया है, इसलिए मैं पहले से बनाकर दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने यहां पर आपको सेम शेड्यूल से एमयू प्लॉट करते हुए दिखाया है, वही यहां पर लिखा है। देखो ये कैसे कैसे बता रहा है, जैसे 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 यूनिट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे एमयू फॉल होता जाएगा। तो एमयू यहां से शुरू हुआ और यहां फॉल हो गया, इस पॉइंट पर एमयू क्या हो गया, 0। सेम चीज। तो अगली हेडिंग बात डाली आपने शेड्यूल, फिर चौथी हेडिंग डाली डायग्राम, और पांचवी हेडिंग होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। आओ जरा देखते, ये मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखकर दे रहा हूं, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना अगर पूछा जाए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा है, ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। आओ देखो, एन इंडिविजुअल डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज सैटिएबल। सैटिएबल का मतलब कैन बी सैटिस्फाइड। कैन बी सैटिस्फाइड मतलब किसी की भी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। As more and more quantity of commodity is consumed, the intensity of our desire decreases, therefore utility derived from additional unit decreases. क्या बोला, जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे वैसे ही वैसे हमारी डिजायर टू कंज्यूम दैट कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज एंड सो ऑन। भाई एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, लाइट जलाना। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, फैन चलाने के लिए। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, एसी चलाने के लिए। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, खाना बनाने के लिए, माइक्रोवेव में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या बोला है, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट विल बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? मैं लॉ का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आया। भाई तुमको क्या लिखकर आना है पेपर में, ये एकदम क्लियर हो गया है। अगर तुमसे पूछा जाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो कहीं टेंशन तो नहीं आएगी ना। स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखकर आ जाओगे, अजम्पशन बता दोगे, शेड्यूल डायग्राम बना दोगे और एक्सप्लेनेशन लिखकर आ जाओगे। एकदम समझ में आया ना मेरी जान, क्लियर है? चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी टर्म आ गया। इक्वी मतलब कुछ ना कुछ इक्वेट कर रहे हैं। आसान भाषा में इस केस को हम लोग टू कमोडिटी केस ही बोलते हैं। हालांकि ये आता हमारे कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच के अंदर ही, बिकॉज इसमें भी हम लोग सब कुछ नंबर्स में वैल्यू करते हैं, तो सब कुछ हम लोग टर्म्स ऑफ नंबर्स यूज करते हैं। ऑर्डिनल में हम लोग सब लोग रैंक करेंगे, अभी आएगा ऑर्डिनल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी समझते हैं अभी यहां पर क्या होने वाला है, इसमें क्या आपको समझना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेम चीज है, पर यहां पर कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं विद अ गिवन सेट ऑफ इनकम। अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम इन वेरियस कमोडिटीज, एक्सक्यूज मी एक सेकंड रुक जाओ, इन वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे दैट लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये तो बहुत इंग्लिश हो गया, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करना है कि सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहे। सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम मतलब सैटिस्फैक्शन जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बराबर रहे, और दोनों कमोडिटीज को आपको कंज्यूम करना है।
आसान भाषा में MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल्स टू MUM। MUX दे रखा होगा, प्राइस ऑफ एक्स दे रखा होगा, इसको डिवाइड करना है, शुड बी इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मुझे पता है यहां पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन एक केस लेते हैं, उसको समझते हैं। आओ जरा एक केस लिया जाए। केस क्या कह रहा है? मान लेते हैं एक शेड्यूल लिया है मैंने बेटा जी, इनकम को मैंने लेट किया है 40 रुपए, एक्स आता है लेट से 5 रुपए का और वाई आता है 10 रुपए का। अब हमारी कंडीशन क्या बोल रही है? कंडीशन बोल रही है आप एक कॉलम बनाएंगे MUX अपॉन PX, फिर एक कॉलम बनाएंगे आप MUY अपॉन PY। मैंने कहा ठीक है चलो बना लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है, बनाया जाए। चलो भाई, MUX अपॉन PX, MUX है 50, PX है 5, तो 50 अपॉन 5 ये आ गया 10, 45 अपॉन 5 ये आ गया 9, 40 डिवाइड बाय 5 8 7 6 और 5। क्या ये बात समझ में आई? सिमिलरली MUY अपॉन PY, 80 डिवाइड बाय 10 8 7 6 5 4 और 3। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है? जहां जहां पर MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY है उसको जरा आप इक्वेट कर लो। आओ जरा इक्वेट करके मैं दिखाऊं तुमको। यहां 10 है, यहां पर कहीं 10 नहीं है, यहां 9 है, यहां कहीं 9 नहीं है, यहां 8 है, यहां भी 8 है। सिमिलरली यहां 7 है, यहां भी 7 है, यहां 6 है और यहां भी 6 है, यहां पर 5 है और यहां भी 5 है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस केस में ना बेटा आपको एक एक्सपेंडिचर टेबल बनानी होती है। ये समझ में आ गया तो समझ लो ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड इम्तिहान में, प्री बोर्ड में, कंपैरेटिव्स में, हाफ ईयरली में आएगा ही आएगा। और एक्सपेंडिचर टेबल बनाने से आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम एग्जाम में। ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है एट ऑल द कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? पहला कॉम्बिनेशन है एट 8। कौन सा कॉम्बिनेशन? 8 वाला कॉम्बिनेशन। 8 वाला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? एक्स की कितनी यूनिट्स और वाई की कितनी यूनिट्स? आओ देखो, एक्स की यूनिट कितनी है? 3, एक्स की यूनिट है 3, वाई की कितनी यूनिट है? वाई की पहली यूनिट है। खर्चा कितना होगा बेटा? एक्स आता है कितने रुपए का? 5 रुपए का, 15 रुपए हो गया। वाई आता है 10 रुपए का, 10 रुपए, तो खर्चा कितना हो रहा है? 25। लेकिन दिक्कत वाली बात है, मेरी इनकम कितनी थी? 40। क्या मेरी इनकम पूरी खर्चा हो रही है? आंसर है नहीं। तो क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? आंसर है नहीं। अब हम किस पर चेक करेंगे? अब हम अगले कॉम्बिनेशन पर चेक करेंगे। अगला कॉम्बिनेशन क्या है? एट 7। कौन सा कॉम्बिनेशन? 7। 7 पर एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 4। एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 4। और वाई की कितनी यूनिट्स है 7 के ऊपर? वाई की यूनिट्स है 2। तो 4 इंटू 5 ये हो गया 20 और 2 इंटू 10 ये हो गया 20। और यहां पर खर्च कर रहे हैं पूरे 40 रुपए। मतलब यहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM हो गया है। मतलब यह कॉम्बिनेशन पर आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो सर क्या हमें बाकी कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा? यस, एग्जाम में आपको अगर इसका प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आता है तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आओ जरा वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। थर्ड केस देखें, अब चेक करते हैं एट 6 के ऊपर। एट 6 पर आओ तो x की यूनिट हो रही है 5 और y की यूनिट हो रही है 3। तो ये हो गया 25 रुपए और ये हो गया 30। टोटल खर्चा होगा 55। यहां पर इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं होगा क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है और इनकम हमारे पास कम है, तो यहां इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। और लास्ट कॉम्बिनेशन भी चेक कर लो, वो क्या है? एट 5। एट 5 पर x की यूनिट्स हो रही हैं 6, y की हो रही है 4। 30 और ये हो गया 40। टोटल खर्चा हो गया 70। यहां पर भी इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज इनकम मेरे पास 40 है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर हुआ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ जब एक कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदेगा और 2 यूनिट्स और गुड वाई खरीदेगा। वहीं पर उसकी पूरी इनकम खर्च होने वाली है। अब इसी बात को एक्सप्लेन करके भी आना पड़ेगा आपको एग्जाम में। आओ जरा देख लेते हैं। ये जो घटना घटी है इसको सब हमने नोट करके यहां पर लिखा भी है, जो आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। आओ देखते हैं। सपोज कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ओनली ऑन 2 गुड्स एक्स एंड वाई। लेट अस अज्यूम इनकम हमारे पास 40 है, एक्स आता है 5 रुपए का, वाई आता है 10 रुपए का। ये हमने अज्यूम कर रखा है। और अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना।
In the above case, only at combination 4 unit of good X and 2 unit of good Y, he is able to use his entire income and utility is maximized. यही तो बात किया हम लोगों ने. देखो ना बेटा, यही बात किया ना कि 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स और 2 यूनिट ऑफ गुड वाई पर इक्विलिब्रियम बनेगा. क्लियर है? आगे बढ़ो. लिखा है कॉम्बिनेशन 3 एंड 4, जो उसके अगले कॉम्बिनेशन है, does not fits in the given income and combination 1 is not able to exhaust his given income. जो कॉम्बिनेशन 1 है वहां पूरा खर्चा नहीं हो रहा है. 3 और 4 में एक्सपेंडिचर ज्यादा, उतनी इनकम नहीं है. Hence the condition is satisfied at combination 2 only. So consumer will be in equilibrium when he consumes 4 unit of good X and 2 units of good Y. इस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करके आना पड़ेगा, तब जाकर आपकी मैम भी खुश होंगी और आपको पूरे मार्क्स मिल भी रहे होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर. तो बेटा ये था हमारा पार्ट 1. इसके अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और ऑर्डिनल एनालिसिस का पूरा कंसेप्ट खत्म करेंगे. मैंने बताया है इकोनॉमिक्स में आपको 2 पार्ट्स में हम पूरा डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे. सो दिस इज द 3rd चैप्टर जो चल रहा है आपके स्कूल में. आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर में होपफुली शेड्यूल होंगे. अपना सिलेबस बता देना ताकि मैं सितंबर तक आपका वो सारा टॉपिक खत्म करवा के रख दूं जो आपके पेपर में आने जा रहा है. एंड आपके लिए बहुत ही अच्छी सा ऑप्शन है, आप स्पार्टन्स में एनरोल कर सकते हो. 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर होंगी. अमेजिंग किताबें हैं, अमेजिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. हर दिन 2 घंटे मंडे से फ्राइडे आपकी बोर्ड्स डेडिकेटेड टू आईएससी क्लियर कराने वाले हैं इन 2026. बोलना हो ना, शुभम संभाल लेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. चलो बच्चा पार्टी, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम लोग वन कमोडिटी केस ही बोलते हैं. तुमको पता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मतलब समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अब आते हैं और मैं एग्जैक्टली वो आंसर लिखकर दे रहा हूं आपको. एग्जैक्टली वैसे ही समझाऊंगा जैसे आप बोर्ड्स में लिखकर आओगे और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है ना? मैम तो खुश हो जाएंगी भाई कि क्या आंसर लिख दिया मेरी जान तुमने. आओ जरा देखते हैं. अब जैसे मैं पूछूं एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा मालिक? कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब वो जितने पैसे खर्च कर रहा है उसको उसके बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल जाए. जैसे मैं बोलूं मैंने 100 रुपए खर्च किए और मुझे 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल गया, वाह भाई वाह, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हूं. सर अगर आप 100 रुपए खर्च करें और ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिल जाए? हाँ भैया हो सकता है. अगर मैं 100 रुपए खर्च करूं और मुझे 150 का सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो मैं बोलूंगा मैं सरप्लस में हूं. आओ जरा देखते हैं ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है और इसकी डेफिनेशन जिसको देखकर मैम के आंखों में खुशी आ जाएगी. आओ जरा देखते हैं. A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility of commodity equals to price. ये क्या बोल रहा है? Marginal utility equals to price. मतलब जितना प्राइस खर्च कर रहे हैं उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मालिक. अरे वाह. तो हमने क्या लिखा? A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility is equals to price. बढ़िया. अब इसकी कंडीशन क्या है? मैंने लिख दी. कंडीशन लिखना है. पहली हेडिंग क्या लिख कर आओगे? तुमसे पेपर में पूछा तो पहली हेडिंग तुमने ये डाली, दूसरी हेडिंग डाली तुमने कंडीशन. कंडीशन मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस. लिख देना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स. तो दूसरी कंडीशन ये हो गई. अब तुम बताओ तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी शेड्यूल, फिर होगा डायग्राम, फिर होगा एक्सप्लेनेशन. आओ जरा शेड्यूल देखते हैं. अब शेड्यूल में मैंने आपके लिए कुछ लेट किया हुआ है. मान लेते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स है 600 रुपए. ये एग्जैक्टली सेम शेड्यूल है जो फ्रैंक बुक में दे रखा है, वही मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है. मान लेते हैं एक कमोडिटी है और वो 600 रुपए की आती है. शर्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं 600 रुपए की आती है. एक शेड्यूल देखो, यूनिट 1 कंज्यूम किया तो 700 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है ना? यूनिट 2 कंज्यूम किया तो 650 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. यूनिट 3 कंज्यूम किया तो 600 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. यूनिट 4 कंज्यूम किया 500 यूटिल्स. यूनिट 5 कंज्यूम किया 350 यूटिल्स. अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एमयू जहां पर प्राइस के बराबर हो जाए. एमयू 600 और प्राइस भी 600, तो मतलब इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम है ही. इस पॉइंट पर क्या है? इक्विलिब्रियम. मतलब अ कंज्यूमर विल कंज्यूम 3rd यूनिट ऑफ गुड एक्स बिकॉज इस पॉइंट पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसके ऊपर क्या है? ये वाली जोन क्या है? ये वाली जोन है सरप्लस की.
ये वाली जोन क्या है? सरप्लस, कम पैसे खर्च कर। देखो ये फर्स्ट यूनिट भी कितने की आई होगी? 600 रुपए की, और इसको सेटिस्फैक्शन कितना दे रही है? 700 का, मतलब ये सरप्लस है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने खर्चा कितना किया? 600, लेकिन सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 650, सरप्लस है। और उसी तरह नीचे वाले केस में डेफिसिट है। सेम डायग्राम के थ्रू भी दिखाना पड़ेगा। आपने यहां पर लिया यूनिट्स, यहां पर लिया एमयू प्राइस। मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, वाई? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम बनाया है ना अभी आपको मार्जिनल यूटिलिटी का। तो भाई देखना, ये प्राइस है, प्राइस इज हाउ मच? प्राइस इज 600, और ये एमयू का डायग्राम, जहां पर एमयू और प्राइस कट करेगी वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये वाला जो जोन है ये क्या हो गया? ये वाला जोन क्या है? एमयू इज मोर देन पी एक्स। यहां पर क्या हो रहा है? एमयू एक्स इज मोर देन पी एक्स। इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब है सरप्लस। तो हमारा जहां पर प्राइस और एमयू कट कर रहा है वो थर्ड यूनिट है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये 2 से 3 बार डायग्राम तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना? इतना तो मेहनत मांगती है भाई ये टॉपिक। चले आगे बढ़े। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? आपको जो लाइन बाय लाइन डायग्राम में पूरे केस में हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के अंदर। जैसे आओ देखते हैं। इन द अबव केस एमयू कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इंडिकेट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, एमयू कर्व है, तो ये एमयू क्या बताता? ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट हो रहा है। यही तो मैंने लिखा। इन द अबव केस एमयू कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में इसको व्यक्त किया हुआ है हम लोगों ने। अगला, द हॉरिजॉन्टल लाइन पी, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब प्राइस लाइन, ये वाली लाइन। The horizontal line P shows the price. MU curve and price line intersect each other at point T. ये दोनों चीज कट कहां पे कर रही है? At point T. इस जगह पर क्या हो रहा है? Satisfaction derive हो रहा है। MU is equals to P, इसलिए मतलब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, जो कि थर्ड यूनिट है। क्या बात समझ में आ रही तुम लोग को? कैसे एक्सप्लेनेशन करना है ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया ना बच्चा पाड़ी? सबको समझ में आया? तो ये आपने क्या पढ़ा? ये आपने पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का केस अंडर वन कमोडिटी। एकदम क्लियर है? सबको मजा आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है ना? एकदम लग रहा है ना कि ठीक ठीक चल रहा है तुम्हारा, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज बात करने जा रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। सर ये ऑर्डिनल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नंबर्स में वैल्यू कर सकते हैं उसको कार्डिनल बोलते हैं, और ऐसी कोई भी चीज जिसको हम रैंक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे कि मैं बोला आपको मर्सिडीज ज्यादा पसंद है कि बीएमडब्ल्यू, तो तुम रैंक कर सकते हो। जैसे तुम्हें कटरीना ज्यादा पसंद है या दिशा पटानी, तो तुम रैंक कर सकते हो कि नहीं मुझे दिशा पटानी ज्यादा पसंद है, कटरीना कम पसंद, योर चॉइस। बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऑर्डिनल में हम नंबर्स में वैल्यू नहीं करते, ऑर्डिनल में हम रैंक में वैल्यू करते हैं चीजों को। समझ में आ रही है सब बच्चों को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है बच्चा पार्टी, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें यहां पर लिख के रखे हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने जा रहे हैं। अब ये इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए पहले इंडिफरेंस शेड्यूल को समझना जरूरी है, जिसको इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। आओ जरा समझते हैं। एक कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन ए बोलता है अगर मैं 1 यूनिट और फूड कंज्यूम करूं या 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करूं तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे वही सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है जब मैं कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करता हूं। दैट मींस जब मैं 2 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम करता हूं और 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करता हूं, तब भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जो मुझे कॉम्बिनेशन ए में मिल रहा था। सेम इस कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन सी में भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और कॉम्बिनेशन डी में भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये कंज्यूमर चाहे कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे या चाहे डी करे, इसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है। कंज्यूमर इन सारे के बीच में भेद नहीं कर सकता है। कंज्यूमर को हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही दे रहे हैं। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट।
और अगर इसी इंडिफरेंस सेट को एक ग्राफ के ऊपर बनाकर दिखा दिया जाए, जैसे हम मान लो यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, अगर हम मान लो यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं जहां पर हम यहां पर फूड ले रहे हैं और यहां ले रहे हैं क्लोथिंग, और हम इसके ऊपर जो डायग्राम बनाएंगे, इस इंडिफरेंस सेट को जो शेड्यूल लिखा है इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जो कर्व निकल कर आता है इसको आईसी या इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? एन इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives equal amount of satisfaction to the consumer. Various combination of two goods हैं जो हर कंज्यूमर को सेम या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट इसी पर जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी आगे आएगा लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बड़ा आसान सा मतलब है, ये वो रेट होता है जिसपे एक गुड दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? एक गुड का कंजम्पशन कम हो रहा है और दूसरे गुड का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये जिस रेट से हो रहा है इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, लॉस अपॉन गेन। निकालेंगे कैसे? पहले यूनिट पर तो हम लोग लॉस और गेन नहीं निकाल सकते एक कॉम्बिनेशन में, हमको कंपेयर ही करना पड़ेगा, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से। कैसे करेंगे? देखो लॉस कितना हो रहा है, 10 से 7 3 का लॉस हो रहा है, गेन कितना हो रहा है 1 से 2 1 का गेन हो रहा है, तो ये 3:1 जो आया ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली यहां देखो 7 से 5 कितना लॉस 2 और 2 से 3 कितना गेन 1, तो रेट कितना हो गया 2:1। सिमिलरली यहां पर लॉस कितना हो रहा है 5 और 4 1 और गेन कितना हो रहा है 1, तो 1:1 यहां का रेट हो गया। तो तुम अगर रेट देखो लगातार, अगर इसको देखते आओ, पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3:1 था, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ, मतलब लगातार हमारा MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो फॉल होता जा रहा है या वो डिमिनिश होता चला जा रहा है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंडिफरेंस कर्व के बिहेवियर के ऊपर। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों नहीं होता है, या इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है, इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है डिमिनिशिंग MRS, जिसको DMRS बोलते हैं, जिसको हम लोग DMRS कहते हैं बेटा, जिसको मैं अभी आगे भी आपको सिखाने वाला हूं। इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं दिखा देता हूं। मैं अभी इनकी जब प्रॉपर्टी सिखाऊंगा तो वहां पे एक पॉइंट है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? समझना भाई, जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा कि इंडिफरेंस कर्व इस तरह से क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है? कॉन्वेक्स का रीजन होता है क्योंकि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है। अगर मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करता, इंक्रीजिंग MRS होता, अगर मेरा इंक्रीजिंग MRS होता तो कॉन्वेक्स की जगह डायग्राम कॉनकेव बन रहा होता, और अगर मेरा MRS कांस्टेंट होता तो हमारा इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता। कांस्टेंट MRS, क्या बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? सब बच्चों को इंडिफरेंस कर्व का बिहेवियर किस वजह से है यह क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चले आगे बढ़ जाएं। चलो भैया अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो मैंने इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनाकर आपको यहां पर दिखाया है। आओ जरा देखो, इंडिफरेंस कर्व मैंने अभी बनाया। अब इंडिफरेंस कर्व में जो कॉम्बिनेशन ए है, इंडिफरेंस कर्व में एक कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है और डी है। ये कौन से कॉम्बिनेशन है? ये वही कॉम्बिनेशन है जो मैंने अभी आपको शेड्यूल में लेकर बताया है। तो ये डायग्राम क्या बोलता है? चाहे कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन कंज्यूम करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे या चाहे डी करे, कंज्यूमर को सैटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा हर कॉम्बिनेशन में। साथ साथ मैंने MRS के लिए आपको डेफिनेशन भी लिख दिया जो मैंने आपको समझा दिया था। नोट्स बड़े हेल्पफुल होते हैं ना, इसीलिए बोला हूं डाउनलोड कर लेना। लिखा, इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहे, एक गुड को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शुड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या सब बच्चों को MRS क्या है, डायग्राम क्या है, यह समझ में आया? अब जरा आते हैं एक कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम है इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप होता क्या है?
अगर हम एक ग्राफ के ऊपर मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बना देंगे उसको बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। यहां पे लिखा भी है ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब क्या है, ये जो IC1 है ये अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है, जो इंडिफरेंस कर्व 2 है ये अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है, और ये जो इंडिफरेंस कर्व 3 है ये अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताएगा। बात समझ में आ रही है? ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो एक गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताते हैं, अगर उसको हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे तो उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाएगा। क्लियर है? सब बच्चों को एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रहा है बात। अब देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी कर लिया है तो उसको मैंने यहां डन लिखकर छोड़ दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारे 2026 के बोर्ड इम्तिहान में नहीं आने वाला है तो आप इसको स्किप कर सकते हो आराम से। ठीक है ना भाई? चलो अब हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं बच्चा, वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमको इस चैप्टर से क्वेश्चंस निकालकर लगाने पड़ेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना? वही हम लोग कराते हैं स्पार्टन्स के बैच में। क्यों इनरोल करना है स्पार्टन्स में तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? बाकी चॉइस तुम्हारी है, तुमको लगता है तुमको करना है तुम कर सकते हो, लगता है नहीं करना है नहीं करो, तुम्हारा चॉइस है। ठीक है ना? लेकिन पढ़ते चलो, एवरी डे यू नीड टू स्टडी अ लॉट। आओ इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो, अगर इंडिफरेंस कर्व मेरा यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर क्लोथिंग का कंजम्पशन कम होता जा रहा है और फूड का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। एक गुड का सैक्रिफाइस हो रहा है और दूसरे गुड का गेन हो रहा है। यह रीजन होता है, इसी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन मैंने यहां पर लिख भी दिया है, बिकॉज ये रीजन तुम लिखोगे तभी ना तुम्हारी मैम खुश होंगी, और मैम को खुश करना हमारा सबका कर्तव्य है। आओ जरा देखते हैं। द प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द assumption दैट इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन कमोडिटी ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड। ये अज्यूम किया जाता है कि अगर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है दूसरी कमोडिटी को वो कम कंज्यूम करेगा। इसी अजम्पशन के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी बेस्ड है। सब बच्चों को समझ में आई? अगली प्रॉपर्टी पर आ जाऊं। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आओ जरा देखो। अगली प्रॉपर्टी का रीजन तो मेरे बच्चे आराम से बता लेंगे। अगली प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व, एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स क्यों बनाया जाता है मैंने पता है, अभी मुझे बताया था मैंने आपको कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इसलिए होता है बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल होता जाता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव किस कंडीशन में हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और इंडिफरेंस कर्व क्या स्ट्रेट लाइन होगा? अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उसका रीजन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही वो बात बताई है। ठीक है ना बच्चे पहाड़ी? चले बड़े आगे, अगली प्रॉपर्टी पर आ जाना मेरी जान। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखो, एक इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 कार होंगी या 5 कार होंगी, कब तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम बोलोगे भाई मेरे पास 5 कार होंगी तब मुझे अच्छा लगेगा। लड़कियों से बोलूं तुम्हारे पास 4 ड्रेस होंगी या 40 ड्रेस होंगी, कब अच्छा लगेगा? लड़कियां बोलेंगी सर जब 40 ड्रेस होंगी तब अच्छा लगेगा। सिमिलरली यहां की प्रॉपर्टी है, वो बोलती है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व किसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है तो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व यह डिनोट करता है कि यहां पर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और यहां पर कंजम्पशन IC1 पे कम हो रहा है, इसलिए जो ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। काय को? बिकॉज वहां पर देयर इज मोर कंजम्पशन हैपनिंग। ठीक है ना भाई? हायर इंडिफरेंस कर्व represent those combination which yields more satisfaction than the combination on the lower side. क्लियर है? कोई पूछेगा तो बता ले जाओगे ना कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उस पॉइंट पर एक कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। चलें, थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं? जल्दी से बताओ मेरी जान। आ जाए फोर्थ पर।
टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ऐसा काय को? बिकॉज बेटा एक इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। जब दोनों इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन ये है। चलो भाई देख लेते हैं। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयरफॉर आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने लिखकर भी आपको दे दिया है बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो नोट्स भी तो हमें मिल जाएं। नोट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है मेरी एप्लीकेशन पर। चलो भाई, अब हम अगले कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मम्मी का कंसेप्ट। मम्मी का कंसेप्ट क्या है? बजट बनाने का काम औरतों का होता है। हमारे घर में लेडीज ही बजट प्रिपेयर करती हैं। औरतों और हमारे घर का छोड़ो, हमारे देश का भी तो बजट लेडी ही प्रिपेयर कर रही है, ठीक है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी। अब आते हैं बजट लाइन के बारे में बात करने, और ये एकदम बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक। आओ समझते हैं इसको, समझेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक तुमको कैसे समझाना है। आओ देखते हैं। मान लेते हैं एक कंज्यूमर के पास 200 रुपए हैं, ठीक है, और वो दो गुड खरीदना चाहता है। एक फूड कंज्यूम करना चाहता है, एक क्लोथिंग कंज्यूम करना चाहता है। फूड आता है मान लो 20 रुपए का और क्लोथिंग आती है 40 रुपए की। कंडीशन यह है कि इसको पूरी इनकम को खर्च करना पड़ेगा। अब हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथिंग एंड फूड। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे आओ समझते हैं। मेरे पास 200 रुपए हैं, अगर मैं अपना सारा पैसा क्लोथिंग में लगा दूं, 5 के 5, सॉरी मैं सारा पैसा क्लोथिंग में लगा दूं, क्लोथिंग कितने का आता है 40 रुपए का, मेरे पास 200 रुपए हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब मैं कितने यूनिट्स क्लोथिंग कंज्यूम कर सकता हूं 5। उस केस में मैं फूड कितना कंज्यूम करूंगा 0। काहे को? क्योंकि मेरे सारे पैसे तो खर्च हो गए। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर मैं सारा का सारा पैसा फूड में लगा दूं, फूड कितने का आता है 20 रुपए का, मेरे पास 200 रुपए हैं, 20 रुपए का फूड आता है, तो मैं फूड कितना कंज्यूम कर सकता हूं 10। उस कंडीशन में मैं क्लोथिंग कितना कंज्यूम करूंगा 0। इस तरह क्या हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? आओ जरा देखते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अगर मैं मान लो 4 यूनिट्स क्लोथिंग कंज्यूम करूं तो खर्चा कितना होगा 4 इंटू 40 बोले तो 160। अब मैं कितने यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम कर सकता हूं 160 खर्चा कर दिया, मेरे पास 200 थे, बचे 40, 40 में सिर्फ 2 यूनिट्स ही तो फूड आएगा। बात समझ में आ रही किस तरह से हम लोग बजट बना रहे हैं? फिर देखो, अगर मैंने 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम किया, 3 यूनिट्स कितने का आएगा 3 इंटू 40 बोले तो 120 रुपीज। अब बचे कितने 80 में हम कितना फूड खरीद सकते हैं? 20 रुपए का फूड आता है, 80/20 हम 4 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम किया तो मेरा खर्चा कितना हुआ 2 इंटू 40 80 रुपीज। बचे कितने 120 को फूड कितना कंज्यूम कर सकते हैं 6 यूनिट। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं बजट सेट। इसको क्या बोलेंगे? बजट सेट। और इसी बजट सेट को अगर हम एक ग्राफ पर बना देते हैं, इसी बजट सेट को अगर हम बेटा एक ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं, मान लो उसका नाम है KL, तो ये हो गया हमारी बजट लाइन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आया? बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही सभी लोग को? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? ये जो कंसेप्ट निकल कर आया, यहां ले लिया है क्लोथिंग, यहां ले लिया है फूड। अगर हमने जो अभी कॉम्बिनेशन बनाया उसको हम एक डायग्राम पे बना दें तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बजट लाइन। अब बात समझना, मैं 3 पॉइंट्स बना रहा हूं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है। अगर कोई चीज मेरी बजट लाइन पर लाई करती है या बजट लाइन के अंदर लाई करती है तो वो सारी चीजें हमारी विद इन बजट हैं। मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए अटेनेबल हैं, मतलब मैं अपनी इनकम से इन कॉम्बिनेशन को खरीद सकता हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई भी पॉइंट जो मेरे बजट के बाहर है उसको हम लोग अनअटेनेबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनअटेनेबल कहते हैं।
तो जो भी चीज बजट लाइन या बजट के अंदर एग्जिस्ट करेगी उसको बोलेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, और जो भी पॉइंट हमारे बजट के बाहर लाई करेगा उसको बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मान लो मेरी इनकम बढ़ जाए तो ये बजट लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगी? राइट साइड पर। और अगर मेरी इनकम कम हो जाए तो ये बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्ट साइड पर। बजट लाइन कब राइट वर्ड शिफ्ट होती है? जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी। और बजट लाइन कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है? जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये मैंने अच्छे से डायग्राम बनाकर आपको यहां लिखकर दिया भी हुआ है। मैंने यहां पर अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन दोनों मार्क करके बता दिए। अब बजट लाइन की डेफिनेशन कौन सी लिखें जिससे मैडम हमारी स्कूल में खुश हो जाएं? आओ देखते हैं। बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, किस चीज के? ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given budget at given prices of two goods। given income में, given prices of two goods में वो कौन सा कॉम्बिनेशन इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको अगर हम एक ग्राफ के ऊपर बना देंगे तो उसको बजट लाइन कहेंगे। सब बच्चों को समझ में आया? चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। बजट पार्टी हमारा इसी में अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन पहला क्या है? इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन। नेगेटिवली स्लोप लाइन किसे बोलते हैं? जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी उसे नेगेटिवली स्लोप बोलेंगे। बात समझ में आई? और हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या है? आओ देखो, ये मेरी बजट लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है? ये और ये, मतलब यहां पर क्लोथिंग है और यहां पर फूड है, तो चेंज इन क्लोथिंग डिवाइड बाय चेंज इन फूड, मतलब प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय px अपॉन py। मतलब क्लोथिंग का प्राइस और फूड के प्राइस को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन में ये नेगेटिव साइन क्यों लगता है? बिकॉज ये बजट लाइन नेगेटिवली स्लोपिंग है। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? समझ में आया? और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? ये भी समझ में आया? प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, मतलब px अपॉन py। तीसरा है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है हमारी बजट लाइन, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है ना? समझ में आया? अब इस चैप्टर के उस टॉपिक पर बढ़ रहे हैं जो बोर्ड इम्तिहान में आपका यूं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। एंड बिफोर आई बिगिन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाने जा रहा हूं, और उस डायग्राम से पहले ये टॉपिक पूरा समझाऊंगा, फिर यह बताऊंगा कि आपको इम्तिहान में क्या लिख कर आना है। हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी एनालिसिस, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो, इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें निकालना है। बात समझना बच्चा पार्टी, ये हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन क्या होती है, क्या आपको पता है? समझ में आ रही है बात? मैंने बनाए हैं 3 इंडिफरेंस कर्व। पहला इंडिफरेंस कर्व IC1, दूसरा इंडिफरेंस कर्व IC2, तीसरा इंडिफरेंस कर्व IC3। इतनी सी बात पर ही आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कि क्या? अगर मैं ये बोलूं IC1, IC2 और IC3 में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां मिलता है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा IC1 में, फिर उससे कम मिलेगा IC2 में, फिर उससे कम मिलेगा IC3 में। अब अगली बात सुनना, कौन सा इंडिफरेंस कर्व हमारे बजट में लाई करता है? भाई IC1 तो मेरी बजट लाइन के बाहर है, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते हम। लेकिन IC2 और IC3 हमारे बजट पे लाई कर रहा है, हमारे बजट में है। IC2 भी हमारे बजट में है, IC3 भी हमारे बजट में है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा IC2 पर। काय को? बिकॉज IC2 हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है एज कंपेयर टू IC3, और हमारे बजट में भी है, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC2 पर होगा। लेकिन एग्जाम में आपके लिए 2 कंडीशन होती हैं जो प्रूफ करनी होती हैं। वो कंडीशन क्या है, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन नंबर 1 क्या है। कंडीशन नंबर 1 होती है MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। अगर ध्यान से देखो, ये MRS XY क्या है? MRS XY होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। PX अपॉन PY क्या होता है?
स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जहां पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और जहां पर स्लोप ऑफ बजट लाइन आपस में बराबर होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी बात, आईसी शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और आईसी जो होना चाहिए वो कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब अगर हम देखें तो ये ही तो पॉइंट ऐसा है जहां पर स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर हो रहे हैं, इसलिए यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। क्या टॉपिक का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया? अब एग्जाम में क्या लिख कर आना है वो देख लिया जाए। आओ देखते हैं। अ कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सैटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज। मतलब एक कंज्यूमर वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर वो अपने सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा हो, जहां पर उसको अपने इनकम के बारे में पता हो और टू गुड्स के प्राइसेस के बारे में बताया हो। ठीक है ना? और इसकी कंडीशन क्या लिखनी है ये भी तुम्हें समझ में आई। अब डायग्राम एग्जैक्टली आपको पेपर में क्या बनाना है आओ जरा देखा जाए। जब आप डायग्राम बना रहे होंगे एग्जाम में तो आप पूरी चीजें मार्क करेंगे, क्लोथिंग, फूड, IC3, IC2, IC1, और फिर पॉइंट भी मार्क करेंगे। जैसे ये पॉइंट टी मार्क किया, एक पॉइंट डी मार्क किया, एक पॉइंट ए मार्क किया और एक पॉइंट बी मार्क किया। अब आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, कोई डायग्राम बन के क्वेश्चन आ गया कि पॉइंट डी पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काहे को नहीं होगा, बिकॉज पॉइंट डी हमारे बजट में नहीं लाई करता। पॉइंट टी पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों होगा? पॉइंट टी पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसलिए होगा बिकॉज पॉइंट टी पॉइंट ए और पॉइंट बी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आओ जरा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा जाए, और ये एक्सप्लेनेशन आप लिख कर आओगे, सही बता रहा हूं आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आओ देखते हैं। इन द अबव डायग्राम, क्या लिख कर आना जिससे मैडम खुश हो जाए, मैं वो आंसर लिखवा रहा हूं आपको। इन द अबव डायग्राम अ कंज्यूमर कैन नॉट परचेज एनी कॉम्बिनेशन विच लाइज राइट टू द बजट लाइन। कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के राइट साइड पर आएगा, ये बजट लाइन है, इसके राइट साइड पर आएगा, वो कॉम्बिनेशन कंज्यूम ही नहीं कर सकता है। वो पॉइंट कौन सा दे रखा है डायग्राम में? डी पॉइंट। सच एज कॉम्बिनेशन डी बिकॉज इट इज आउट ऑफ हिज रीच, बजट में है ही नहीं। अगला, ऑन द अदर हैंड एनी कॉम्बिनेशन इनसाइड द बजट लाइन, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के इनसाइड है, जैसे कि पॉइंट ए इज विद इन हिज रीच बट गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन। ऐसा कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन के अंदर है, जैसे पॉइंट ए, वो हमारी बजट में तो लाई करता है लेकिन हमें सैटिस्फैक्शन कम देता है। इसीलिए द हाईएस्ट आईसी विद अ पॉइंट ऑन बजट लाइन, वो कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन पर लाई कर रहा है, इज द वन विच टचेस BL, दिस अकर्स एट पॉइंट टी। ऐसा हो रहा है पॉइंट टी के ऊपर, इसलिए पॉइंट टी पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो भाई, अब पॉइंट टी पर हो क्या रहा है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना। पॉइंट टी पर हो क्या रहा है देखो, OM कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथिंग, डायग्राम देखो, OM कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथिंग एंड ON कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा, OM combination of clothing and ON combination of food that the consumer purchases at the point of equilibrium। आपने बताया कि point of equilibrium में कितना clothing और कितना food consume कर रहा है। अगला देखो, point A is not the best as it lies inside budget line। जो point A है वो budget line के inside lie करता है, इसलिए वो best point नहीं है। Point B is not best as it lies lower IC which is offers lesser satisfaction। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट बी पर इसलिए नहीं होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्योंकि पॉइंट बी पॉइंट टी से कम सेटिस्फैक्शन देता है, बिकॉज वो नीचे वाले आईसी कर्व पर लाई करता है। ठीक है ना भाई? हेंस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट टी, एट द पॉइंट बोथ कंडीशंस आर आल्सो सैटिस्फाइड। तब आप इस तरह का पूरा आंसर लिखकर आएंगे, तब जाकर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर मिल रहे होंगे। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर नंबर 11 का नाम पढ़ो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों ने, जब मैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि परफेक्ट कंपटीशन ना प्राइस मेकर नहीं प्राइस टेकर होता है। अब ये प्राइस टेकर होता कैसे है आओ जरा देखते हैं। सबसे अब वीडियो का पॉज कर लो, कॉपी पेन निकाल लो
और मेरे साथ बनाओ डायग्राम। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस एक यहां पर, और इसी के पैरेलली एक डायग्राम आप इसके राइट साइड पर भी बनाएंगे, एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस। चलो भाई, इधर जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो इंडस्ट्री का डायग्राम है। इंडस्ट्री बोले तो क्या होती है, जहां पर सारी फर्म्स का कोलैबोरेशन हो, सारी फर्म्स को मिलाकर इंडस्ट्री बनता है, ठीक है। और यहां पर जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं बेटा जी, वो फर्म का डायग्राम होने जा रहा है। चलें शुरू किया जाए बच्चा पार्टी, आओ बनाते हैं। यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी, ठीक है बच्चा पार्टी, चले बनाया जाए। क्वांटिटी बोल सकते हो या इसको आप आउटपुट लिखोगे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। लेट्स से ये डिमांड है और बेटा जी ये सप्लाई है, तो जहां एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं इसको बोलेंगे अपन लोग इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पर कट कर रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस, और जिस क्वांटिटी पे कट कर रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे। अच्छा बेटा, इसके ऊपर वाले जो ये सिचुएशन है ये क्या है, यहां पर सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो इस पोर्शन को बोलते हैं एक्सेस ऑफ सप्लाई, कुछ भी नाम रख दो। सिमिलरली ये जो पोर्शन है ये क्या है, यहां डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इसको बोल सकते हैं अपन लोग एक्सेस डिमांड, ठीक है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है, इसको आप कोई भी नाम देकर रख सकते हो। तो चलो भाई नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं जी, इसका नाम एच, इसका नाम ए, इसका नाम बी। किसी बच्चे को इस वाले डायग्राम में यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब बच्चों को क्लियर है। अब देखो बेटा क्या होता है ना, इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इसी प्राइस पर फर्म अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। तो AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस, ये डायग्राम ऐसे प्राइस टेकर बनता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहां पर भी आपको मार्क करना पड़ेगा, ये प्राइस है और यहां पर आउटपुट है। तो कैसे एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट की इंडस्ट्री से कैसे प्राइस टेकअप करती है, आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं उतरी, बात जल्दी से बताओ मुझको, कमेंट में लिखकर बताते चलो। साहब समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम प्राइस को ही एक फर्म प्राइस अडॉप्ट करेगी और इसी प्राइस पर मार्केट में अपने सामान को बेचने वाली है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिनेशन क्या होता है, सब बच्चों को समझ में आया? आओ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो आपको बड़ी हेल्प करेगा एग्जाम में लिखने में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन the profit maximizing output the firm has to meet two types of condition। पहला, ये अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से देखना कि ये शॉर्ट रन, अभी तो तुमने क्या पता लगाया, तुमने ये पता लगाया कि एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म इंडस्ट्री से कैसे प्राइस उठाती है, ठीक है। अब तुम टॉपिक पढ़ने जा रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसके अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन देखना बेटा कि SMC इज इक्वल्स टू MR। SMC बोले तो S मतलब शॉर्ट रन है, S मतलब शॉर्ट रन है, अभी आपने पिछले चैप्टर में मेरे साथ पढ़ा है, MC इक्वल टू MR, ठीक है ना। एंड SMC कट MR फ्रॉम बिलो, मार्जिनल कॉस्ट शुड कट MR फ्रॉम बिलो। यही तो कंडीशन तो तुमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी थी ना मेरे साथ, MR MC अप्रोच में, याद है ना। एंड इट इज पॉसिबल दैट फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में अर्न, परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन के अंदर फर्म तीन तरह के प्रॉफिट्स इनकर करती, प्रॉफिट या लॉस। एक तो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल मतलब जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। उसकी कंडीशन क्या है, व्हेन AR इज मोर देन AC, जब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट होगा, उस कंडीशन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होगा, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाएगा। और तीसरा कंडीशन होता है लॉस। लॉस बोले तो एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। याद रखना, शॉर्ट रन के अंदर कोई भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म तीन तरह की चीजों को अनकर कर सकती है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। याद रखना लॉन्ग रन में सिर्फ, हालांकि लॉन्ग रन सिलेबस में नहीं, लेकिन तुमको एक बात बता रहा हूं, लॉन्ग रन में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सिर्फ और सिर्फ क्या इनकर करती है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फर्म ना एबनॉर्मल प्रॉफिट इनकर कर रही होती है ना, तो उसको देखा देखी ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए आते हैं, और उस केस में जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था वो घट के नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अब पेपर में ये कंडीशन के ऊपर आएगा MCQ, और यहां से आपको आएगा डायग्राम बनाने को 100% आएगा ही आएगा मेरे भाई, 100%। कोई इफ
कोई बट है ही नहीं। यहां से तुमको डायग्राम पेपर में बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें और कितना क्लियरली बोल दूं भाई। चलो तीनों सिचुएशंस के डायग्राम मैं आपको अभी सामने सामने बनाकर दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। चलें शुरू किया जाए। आओ मेरे साथ 3 डायग्राम्स तुम बनाओ, 1 2 और तीसरा डायग्राम। थोड़ा छोटा हो गया, इसको और बड़ा करता है इसकी। लो भाई, ठीक है। 3 डायग्राम आप बनाओ। परफेक्ट कंपटीशन का केस है। सीखेंगे तीनों लोग कि कैसे कैसे तीनों चीजें हम कैसे कैसे बनाने वाले हैं। एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। सबने बनाया? जल्दी से बनाओ, आराम आराम से देखो। पूरा का पूरा डायग्राम हम सीखने जा रहे हैं कि हम ये डायग्राम कैसे बनाएंगे। चलें शुरू किया जाए। प्राइस और आउटपुट मार्क करो। ये है प्राइस और यहां है आउटपुट। ये है प्राइस, ये है आउटपुट। अच्छा, मैं तीनों डायग्राम तुमको एक साथ बनाकर इसलिए दिखा रहा हूं ना, ताकि तुम बाइफरकेट कर सको कि तीनों डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं क्या। यहां पर प्राइस और यहां पर आउटपुट। और तुम्हें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म का रेवेन्यू कर्व क्या होता है? ये होता है AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। ये होता है एक सेकंड, हाँ। AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। सबका ही डायग्राम होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इस पॉइंट को, प्राइस को भी मार्क कर दो, P। वीडियो को पॉज कर लो, मेरे साथ बनाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा ये पेपर क्वेश्चन में आता रहेगा, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले अगर ये जब भी तुम देखना ना किसको कंपेयर करना है, तब तुमको पता लगेगा। तुम्हें कंपैरिजन देखना है एवरेज रेवेन्यू का एवरेज कॉस्ट के साथ। ये एवरेज रेवेन्यू है, ये बनाया मैंने एवरेज कॉस्ट। दिस इज एवरेज कॉस्ट। अब ये कंडीशन क्या बता रही है? इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर है। और जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होता है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? नॉर्मल प्रॉफिट की। अरे वाह, मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन है। जी हां भाइयों बहनों, अगला देखो, अगला अगला अगला। ये एवरेज कॉस्ट है। अब तो मेरी बात समझो, ये सिचुएशन कौन सी हुई? अब देखो, रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। ये कौन सी सिचुएशन हुई? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये कौन सी सिचुएशन हुई? सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला सिचुएशन देखो, ये है एवरेज कॉस्ट। तुम कंपैरिजन देखो भाई, तुम कंपैरिजन देखो, ठीक है ना। अब बताओ, ये कौन सा कंडीशन हो गया? अब कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम, मतलब AC इज मोर देन AR। ये कौन सा सिचुएशन हो गया? लॉस का। तो तुमको यहां तक तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लेकिन साथ साथ आपका क्वेश्चन बोलता है कि इक्विलिब्रियम भी तो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन MR और MC से रिलेटेड होगी। एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो ये सिचुएशन हो गया और इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। देखो, जब तुम कॉस्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे, तब मैं तुमको थोड़ी सी बात बताता हूं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का एक रिलेशन था। क्या? कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट पर कट करती है। तो ये भी डायग्राम में तुम ध्यान देना कि भाई देखो, एवरेज कॉस्ट का ये मिनिमम पॉइंट है, तो अगर मार्जिनल कॉस्ट है तो ऐसे बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? दिस इज MC। और जहां पर MC और MR कट करेगा उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बोल देंगे। सिमिलरली यहां पर देखो, दिस इज MC। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब बच्चों को यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? सबको यह बात समझ में आया कि नहीं भाई? जल्दी से बता दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? और इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर MC और MR कट करता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा।
तो इसका मतलब जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वाली जो लाइन है ये कहां पर होगी? ये तो मैंने पहले आपको बनाकर दिखा दी, इसको थोड़ा सा बनाकर दिखा देते हैं आपको वापस से। लो देखो, और ये तो इक्विलिब्रियम कहां है? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सबको समझ में आ रही बात? यहां पर इक्विलिब्रियम कहां है? अरे यार क्या है, हाँ इक्विलिब्रियम कहां है? ये है इक्विलिब्रियम। बात सबको समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? जहां पर एमआर और एमसी कट करते हैं। एमसी कट कर रहा है इस जगह पर, एमसी कट कर रहा है इस जगह पर, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब सिचुएशन देखना, ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो डायग्राम बनाते समय तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है ये क्लियर है? ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया क्या कहलाएगा मेरी जान? ये एरिया कहलाएगा लॉस। और इसको मार्क भी कर दो, लेट्स से ए, दिस इज बी, ए, दिस इज बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? कंडीशंस एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर? कि इक्विलिब्रियम को अगर हमको देखना है तो कौन सा पॉइंट मद्देनजर देखना है, और लॉस देखना है तो कौन सा देखना है। और तो बता, लॉस के केस में हमारी किताब में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बनाया हुआ है। तुम इग्नोर भी कर सकते हो और तुम बना भी सकते हो। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? तुम बना भी सकते हो और इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? सब बच्चों को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पंगा नहीं। कैसे डायग्राम बनेगा वीडियो पॉज कर करके देख लिया। 100% आपके एग्जाम में ये आना ही आना है, जब तक सूरज चांद रहेगा ये क्वेश्चन आता रहेगा भाई लोग। चले आगे बढ़ा जाए। अब देखो बेटा जी, हमको अगला टॉपिक पढ़ना है कि हमको सप्लाई ऑफ अ फर्म का कर्व, एक फर्म है वो कितना सप्लाई करने वाली है वो कैसे डिटरमाइन किया जाए, उसका भी दो डायग्राम है जो आपको बनाने पड़ेंगे। और आपको बता दूं, यहीं से ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट का भी डायग्राम आपको निकल कर आएगा। मैं बताते चलता हूं, आओ जरा देखो। तुमसे पेपर में ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट अक्सर पूछते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, शटडाउन पॉइंट क्या है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना? आओ चलो देखते हैं। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस, यहां पर है बेटा प्राइस और यहां पर है आउटपुट। मेरे साथ साथ बनाओ सब लोग, प्राइस और यहां पर है आउटपुट। इस चैप्टर में सिर्फ डायग्राम और उसके एप्लीकेशन है, ज्यादा थ्योरी है ही नहीं। चले भैया शुरू किया जाए, बनवाया जाए मेरी जान। चलो भाई, अब चार सिचुएशन ले रहे हैं, P0 की, P1 की, जिससे मैं आपको हर बात एकदम अच्छे से सिखा सकूं, P2 की, P3 की। ये क्या है? AR0 इक्वल टू MR0, AR1 इक्वल टू MR1, AR2 इक्वल टू MR2, AR3 इक्वल टू MR3। ऐसे मार्क करो, सभी लोग मार्क करो। और ऐसी ही सिचुएशन तीनों यहां पर भी आएंगी अगले केस में। मतलब यहां पर पता होना चाहिए ये P0 है, ये P1 है, इसी के लाइन के आगे P2 है, एंड दिस इज P3। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से सारे बच्चे, एक बात देखना। अब मैं बनाने जा रहा हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब एक फर्म अपने एवरेज रेवेन्यू से सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पाती है तो उसको धंधे को बंद कर देना चाहिए, मतलब शट डाउन कर देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगला देखो, ये है एवरेज कॉस्ट Q1। अब इस सिचुएशन पे क्या है, यहां पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर है, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम है। इसके बाद क्या होगा, अब मैं बना रहा हूं इक्विलिब्रियम, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। ये है SMC, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? पहला इक्विलिब्रियम ये, दूसरा इक्विलिब्रियम ये, तीसरा E2, चौथा E3। तो अब सिचुएशन देखना, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। इसका मतलब क्या है, जो इक्विलिब्रियम है अगर हम उसको प्लॉट कर देंगे, EQ, E0, E1, E2, E3, ये बन जाएगा सप्लाई कर्व।
ये E0 है, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम लोगों ने सप्लाई कर्व कैसे डिटरमाइन किया? हर एक सिचुएशन पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आते जा रहे थे उसी से सप्लाई कर्व डिटरमाइन होगा। अच्छा, एक बात तुम सोचो ना कि जब हम प्राइस ले रहे थे एक इंडस्ट्री से, तब हमने इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम से ही तो डिटरमाइन किया था प्राइस। अभी देखो, अगर हम सिचुएशन देखें तो सबसे पहला जो डायग्राम बनवाया है मैंने आपको, वो क्या है? जब एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में थी, इस प्राइस को उठाकर एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म अपना प्राइस लेती थी, इसलिए प्राइस टेकर है। तो सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो सिचुएशन पर हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म सोचेगी जहां पर इक्विलिब्रियम है वहीं पर सप्लाई करो, उतनी ही सप्लाई करो। इसलिए E0, E1, E2, E3 विल बी द सप्लाई करो। और ये 100% यहां लिखा भी है, आएगा ही आएगा पेपर में। सो चैप्टर नंबर 11 भाईजान खत्म है तुम्हारा। क्या बात कर रहे हैं? पहले लेकिन एक्सप्लेनेशन तो देख लो। आओ चलो लिखते हैं फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन कि एग्जाम में क्या लिख के आना है। तो सप्लाई करो फर्म शोज various quantity of a commodity a firm is willing to supply at different prices. By joining different equilibrium points, we can derive short run supply curve of the firm. सारे equilibrium points को join करोगे तब जाकर तुम्हारा डायग्राम निकल कर आएगा सप्लाई कर्व का। शटडाउन समझ में आ गया था ना, ब्रेक इवन भी समझ में आ गया था। एट P0 प्राइस कब की बात कर रहा है? इस वाले प्राइस की। एट P0 प्राइस क्या हो रहा है? SMC cuts MR from below at E0 as the equilibrium point and OQ0 is the equilibrium quantity. P0 पे क्या है? Equilibrium price कहां है? Equilibrium quantity कहां है? ये समझ में आया? At P0 the firm is able to cover only variable cost. Since price is equals to AVC, below P0 nothing will be produced. Since P is less than AVC, E0 is known as shutdown point. इस पॉइंट को क्या बोलते हो? शटडाउन पॉइंट। इसको क्या बोलते हो? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? Because the firm would not like to operate below this point. OQ0 is the minimum supply of the firm of short run. Minimum कितना सप्लाई करेंगे? वो है OQ0, मतलब E0 वाली सप्लाई। ठीक, आगे देखते हैं। Shutdown is a situation where firm covers only its variable cost. बोले तो AR is equals to ABC. अब P1 की सिचुएशन देखो, P1 पर क्या हो रहा है? उसके अगले वाले इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है? The firm is able to cover its average cost. मतलब जितना रेवेन्यू है उतना कॉस्ट आप रिकवर कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एट P1 इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू इवन वेयर SMC is equals to MR, AR is equals to AC, equilibrium quantity increases to Q1. Point E1 is also known as break even point। 100% पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है ये। Where firm just cover its cost, that is AR equal to AC. It is a situation of no profit or no loss. At P1 the firm will supply OQ1। ये आपको एज इट इज पेपर में लिख कर आना पड़ेगा, इसलिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट है मेरी जान। आगे बढ़े। Similarly at P2 and P3 equilibrium is at E2 and E3 and the amount supplied is OQ2 and OQ3. At this point firm is earning supernormal profit. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर कोई तुमसे पूछे E2 और E3 पर क्या अर्न हो रहा है, तो E2 और E3 पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। काहे को? बिकॉज यहां पर रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम होने जा रही है, जो कि मैंने यहां पर लिखवाया भी है। बाय ज्वाइनिंग E0, E1, E2 and E3 we get the short run supply curve of the firm। इतना ही सिलेबस में है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपा छपाया आने जा रहा है। लॉन्ग रन इज नॉट देयर इन द सिलेबस। तो बढ़िया है भाई, आपका सिलेबस यहां पर खत्म होता है। कोई दिक्कत परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन उठाकर लगा सकते हो। दिस इज इट फ्रॉम योर एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस मेरी जान। जाओ नोट्स डाउनलोड करो। मिलते हैं तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। कैसी प्रिपरेशन चल रही है कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। गॉड ब्लेस यू।